तारीख 30 मई साल 1996 और जगह थी तिहाड़ जेल, जहां सजा काट रहे एक बाहुबली नेता के लिए एक चिट्ठी पहुंचती है। चिट्ठी में लिखा होता है, प्रिय ब्रजभूषण जी, सप्रेम नमस्कार। आपका समाचार मिला। नए सिरे से जमानत का प्रयास करना होगा। आप हिम्मत रखें, अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन तो निश्चित ही नहीं रहेंगे। आजन्म कैद की सजा काटने वाले सावरकर जी का स्मरण करें, पढ़ें, संगीत सुने, खुश रहें। मैं शीघ्र आऊंगा। हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना हरि को नाम, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। बेहद भावुक और एक कैदी के लिए निजी तौर पर अपने सपनों का पिटारा खोलकर हौसला अफजाई करने वाली ये चिट्ठी किसी और ने नहीं बल्कि उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी थी। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बन सके थे। जिस कैदी को जेल से छुड़ाने का वायदा प्रधानमंत्री वाजपेयी कर रहे थे, उस कैदी को आज लोग सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम से जानते हैं। ये वही ब्रजभूषण शरण सिंह थे जिन पर महिला पहलवानों का यौन शोषण करने का आरोप लग रहा है। लेकिन केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सब ब्रजभूषण सिंह को बचाने में लगी हुई हैं। ब्रजभूषण पर कार्रवाई छोड़िए, जांच छोड़िए, न्याय भी छोड़िए, उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न की एक FIR लिखवाने में भी महिला पहलवानों को 3 महीने से भी अधिक का वक्त लग जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह है कौन? आखिर क्यों प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के मुख्यमंत्री तक सबके सब इस बाहुबली को बचाने में क्यों लगे हुए हैं? ब्रजभूषण सिंह का दाऊद से क्या संबंध था? कैसे ब्रजभूषण सिंह देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्यारा बन जाता है? राम मंदिर आंदोलन ने ब्रजभूषण सिंह को कैसे बड़ा बनाया? कैसे वो बाहुबली बना? और उस इंटरव्यू के पीछे की कहानी क्या है जिसमें ब्रजभूषण सिंह कहते हैं कि हाँ, मैंने एक आदमी की हत्या की है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। अयोध्या का एक हिस्सा जहां कभी दलदल और बड़े बड़े जंगली पेड़ हुआ करते थे, जहां कार सेवकों के द्वारा बाबरी विध्वंस के लिए की गई योजनाएं बनाई जाती थी, रणनीतियां तैयार की जाती थी। जब पुलिस कार सेवकों के खिलाफ धरपकड़ कर लिया करती थी, तब वे इसी जगह में आकर छुप जाया करते थे। बाद में विश्व हिंदू परिषद ने इस हिस्से को खरीद लिया और नाम रखा कार सेवकपुरम। इसी कार सेवकपुरम से 15 किलोमीटर दूर गोंडा जिले के एक नवाबगंज नाम की जगह पर 2 मंजिला एक चमकती हुई सफ़ेद हवेली है। साफ सुथरे लॉन हैं और हवेली की शान बढ़ाती महंगी महंगी गाड़ियां। इन सबके मालिक हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। सरयू नदी के पार नवाबगंज में अपनी हवेली से ही 6 बार के सांसद रहे ब्रजभूषण सिंह करीब 3 दशकों से अपनी राजनीति चला रहे हैं। साल 1957 को नवाबगंज में जन्मे ब्रजभूषण शरण सिंह ने बचपन में ही अखाड़े की मिट्टी चूम ली। उम्र बढ़ने के साथ वो स्थानीय तौर पर एक अच्छे पहलवान के तौर पर भी उभरने लगे। 70 के दशक में KS महाविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री भी ले ली। इसके बाद छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव होते हैं। इन चुनावों में ब्रजभूषण ने पहली जीत चखी। कहा जाता है कि छात्र राजनीति के दौरान ही उन्होंने किसी मामले में हैंड ग्रेनेड चला दिया, जिसके बाद उनका नाम उछला और वो राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। या यूं कहें कि ब्रजभूषण शरण सिंह की राजनीति की शुरुआत यहीं से होती है। राजनीतिक सक्रियता और पहलवानी से मिली ख्याति ने ब्रजभूषण का नाम अपने पूरे इलाके में फैला दिया। 80 का दशक आते आते ब्रजभूषण सिंह खनन की ठेकेदारी करने लग जाते हैं। इसी दौरान ब्रजभूषण सिंह की गोंडा जिले के रविंदर सिंह नाम के साथ बैठा उठी हो जाती है। ये 1982 और 83 का वक्त था। रविंदर सिंह गोंडा जिले के एक कद्दावर परिवार से आता था। रविंदर का बड़ा भाई विनोद कुमार इलाके का बाहुबली था, जिन्हें लोग पंडित सिंह के नाम से जानते थे, जो आगे चलकर यूपी के मंत्री तक बनते हैं। रविंदर सिंह और ब्रजभूषण सिंह दोनों मिलकर अयोध्या, गोंडा और फैजाबाद के इलाकों में ठेकेदारी का काम करने लगते हैं। इसी रविंदर सिंह के चचेरे बाबा का नाम था लाट बख्श सिंह। लाट बख्श सिंह बलरामपुर और गोंडा के इलाके में राजपूत समुदाय के बीच एक बड़ा नाम था। गोंडा की नवाबगंज मार्केट में उनका अनाज वगैरह का व्यापार हुआ करता था। अच्छा व्यवसाय था और खूब सारी कमाई। लाट बख्श सिंह अपनी कमाई का एक हिस्सा रविंदर सिंह को दे देते थे। उस वक्त ब्रजभूषण के पास अधिक पैसा नहीं था, तो पैसे वाला काम रविंदर सिंह के द्वारा हो जाता था। इस तरह रविंदर सिंह और ब्रजभूषण की दोस्ती का इलाके में दबदबा बढ़ने लगता है। लेकिन इसी बीच फैजाबाद में बस्ती के किंकर सिंह और इन लोगों के बीच में एक टेंडर को लेकर विवाद हो जाता है। ऐसे ही एक दिन टेंडर को लेकर ही बस्ती के किंकर सिंह और ब्रजभूषण सिंह और रविंदर सिंह के गुट के बीच में फायरिंग हो जाती है। इस फायरिंग में एक गोली रविंदर सिंह को लग जाती है। रविंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो जाती है। जिस आदमी ने रविंदर सिंह में गोली मारी, उस हमलावर को ब्रजभूषण सिंह ने भी गोली मारकर मौके पर ही निपटा दिया।
इस मामले में ब्रजभूषण सिंह पर मुकदमा भी चला, लेकिन सबूतों के अभाव में अदालत से बरी हो जाते हैं। ये किस्सा किसी और ने नहीं बल्कि खुद ब्रजभूषण शरण सिंह ने ललन टॉप नाम के एक मीडिया संस्थान को दिए एक इंटरव्यू में खुद स्वीकार किया है कि मैंने पूरे जीवन में एक ही कत्ल किया है, वो भी उसका जिसने रविंदर सिंह को गोली मारी थी, तभी मैंने भी उसे गोली मार दी। हालांकि इस कहानी की पूरी सच्चाई क्या है ये कहना मुश्किल है। इसका कारण यह है कि अफवाहों के बाजार में ये भी कहा जाता है कि रविंदर सिंह को किसी और ने नहीं बल्कि ब्रजभूषण सिंह ने मारा था। हालांकि इसे लेकर कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि सच क्या है, लेकिन ये सच जरूर है कि रविंदर सिंह की हत्या के बाद ब्रजभूषण सिंह और रविंदर सिंह के भाई पंडित सिंह के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं रहते। एक मामले को लेकर दोनों के बीच में दूरी आ जाती है। हालांकि यही पंडित सिंह आगे चलकर ब्रजभूषण के सामने एक बार फिर लौट कर आते हैं। इसकी कहानी आपको आगे पता चल जाएगी। पंडित सिंह से दूरी होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अकेले ही ठेकेदारी का दारोमदार संभाल लिया और अपने खनन के साम्राज्य को आगे बढ़ाया। अब ब्रजभूषण जाना पहचाना नाम हो चुका था। अपने कद को और अधिक बढ़ाने के लिए ब्रजभूषण सिंह ने चुनाव लड़ने का मन बनाया। सबसे पहले साल 1987 में अपने जिले में गन्ना डायरेक्टरी का चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भर दिया, लेकिन कथित तौर पर इस चुनाव से पहले ही जिले के एसपी ने ब्रजभूषण सिंह को अपने पास बुलाया और पर्चा वापस लेने की धमकी दी। हम इस कहानी की पुष्टि नहीं करते, ये कहानी खुद ब्रजभूषण सिंह ने ही एक इंटरव्यू के दौरान कही। ब्रजभूषण सिंह की बात पर ही यकीन करें तो उन्होंने उस वक्त एसपी पर पिस्टल तान दी और बाद में गालियां देते हुए अपने मोटरसाइकिल पर बैठकर वापस चले आए। ब्रजभूषण शरण ने पर्चा वापस नहीं किया और गन्ना डायरेक्टरी का चुनाव जीत लिया, यानी वो गन्ना डायरेक्टरी के चेयरमैन बन गए। इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में ब्रजभूषण सिंह ने जनता दल की मदद की, लेकिन जल्द ही साल 1988 में ब्रजभूषण भाजपा नेताओं के करीब आ जाते हैं। अब वो अपनी हिंदूवादी नेता वाली छवि गढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। भाजपा के करीब आने के बाद ब्रजभूषण सिंह ने 1989 और 90 में पहली बार विधान परिषद यानी कि एमएलसी का चुनाव लड़ा, लेकिन ये चुनाव ब्रजभूषण सिंह 14 वोट से हार गए। इस चुनाव में ब्रजभूषण को कई बार बलरामपुर से विधायक रह चुके बहादुर सिंह ने हरा दिया। हालांकि इस हार के बाद ब्रजभूषण लोकप्रिय होते चले गए और इसका कारण बना राम मंदिर आंदोलन। ब्रजभूषण शरण सिंह ने गोंडा के साथ साथ अयोध्या में रहने वाले साधु संतों के साथ करीबी बढ़ाई। महंत रामचंद्र परमहंस, महंत नृत्य गोपाल दास, हनुमानगढ़ी के स्वामी धर्मदास समेत तमाम संतों का आशीर्वाद लेकर वो मंदिर आंदोलन में सक्रिय हो जाते हैं। यहाँ उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता की छत्र छाया मिलती है। आडवाणी की राम रथ यात्रा को जब बिहार में रोककर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो उसी समय फैजाबाद प्रशासन ने ब्रजभूषण सिंह को 1 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया। इसके बाद आडवाणी जब जेल से छूटे तो उन्होंने अपनी पहली यात्रा अयोध्या से ही शुरू की। इसका फायदा मिला ब्रजभूषण को। ब्रजभूषण गोंडा से फैजाबाद, फैजाबाद से अयोध्या और अयोध्या से लखनऊ तक आडवाणी के सारथी बनकर जाते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राम मंदिर आंदोलन को संभाला। जन्मभूमि आंदोलन की वजह से ब्रजभूषण सिंह यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हुए। एक तरफ ब्रजभूषण सिंह ने राम मंदिर आंदोलन का चोला पहना हुआ था तो दूसरी तरफ अपराध की दुनिया में भी साम्राज्य बढ़ाने लग गए। राम मंदिर आंदोलन के समय तक ब्रजभूषण सिंह पर करीब 34 आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके थे, यानी क्रिमिनल केसेज। इन आपराधिक कर्मों को सिर्फ राम नाम का चोला चढ़कर ही छुपाया जा सकता था और ये बात ब्रजभूषण सिंह अच्छे से समझते थे। अब 1991 के लोकसभा चुनावों का दौर आता है जहां कांग्रेस का चेहरा पीवी नरसिम्हा राव होते हैं तो जनता दल की ओर से लाल कृष्ण आडवाणी। इस चुनाव में ब्रजभूषण सिंह को गोंडा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट मिल जाती है। ये ब्रजभूषण सिंह के लिए पहली बड़ी राजनीतिक एंट्री थी। इस चुनाव में उनके सामने कांग्रेस के कद्दावर नेता आनंद सिंह थे, लेकिन ब्रजभूषण सिंह ने इतने बड़े कद्दावर नेता को भी 1,13,000 वोटों से हरा दिया। एक पहलवान अब सांसद बन चुका था। राम मंदिर आंदोलन के नाम पर धर्म की राजनीति ने भाजपा को भी 35 सीटों से उठाकर 120 सीटों वाली पार्टी बना दिया। हालांकि कांग्रेस को इस चुनाव में 244 सीटें मिली थी, इसलिए कांग्रेस ने केंद्र में सरकार बना ली। इसी साल यानी साल 1991 में ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के भी चुनाव होते हैं। उस वक्त उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, इसलिए चुनाव 419 विधानसभा सीटों पर हुए। इस चुनाव में भाजपा के सबसे बड़ा चेहरा थे कल्याण सिंह और कांग्रेस की ओर से मुख्य चेहरा थे एनडी तिवारी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 221 सीटें मिली और कांग्रेस 46 सीटों पर ही सिमट जाती है। इस तरह कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसी बीच 6 दिसंबर 1992 के दिन भाजपा आरएसएस से जुड़े कार सेवकों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद पर हमला कर दिया।
बाबरी मस्जिद की पूरी इमारत को ढहा दिया जाता है। इस घटना को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया तो किसी के पास कोई हथियार नहीं था। वहां पास में कृष्णा गोयल का काम चल रहा था। हमने स्टोर रूम तोड़ा और कार सेवकों तक गैती और फावड़ा पहुंचाया। हमने गिराया नहीं, लेकिन रात 10 बजे तक हम वहीं थे। इस घटना को लेकर खुद ब्रजभूषण ये भी दावा करते हैं कि वे उस इलाके से पहले व्यक्ति थे जिन्हें आंदोलन के समय मुलायम सिंह सरकार ने गिरफ्तार किया और बाबरी विध्वंस के बाद सीबीआई ने। आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह के साथ ब्रजभूषण सिंह को भी सीबीआई ने इस मामले में आरोपी बनाया था, लेकिन 2020 में इन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया जाता है। बाबरी घटना के बाद कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि भले ही ब्रजभूषण सिंह ये दावा करें कि 1992 की बाबरी मस्जिद वाली घटना के बाद सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया था, लेकिन एक सच ये भी है कि वे इसी साल अपने आपराधिक साम्राज्य की वजह से ही तिहाड़ जेल में भी होकर आ चुके थे। दरअसल इस साल एक ऐसी बड़ी आपराधिक घटना घटती है कि ब्रजभूषण सिंह पर टाड़ा कानून लग चुका था। टाड़ा कानून का मतलब टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, यानी आतंकियों पर लगने वाला कानून। ब्रजभूषण पर टाड़ा की वजह सितंबर 1992 में मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में हुई एक गोलीबारी की घटना थी। कहानी यह है कि इंटरनेशनल डॉन दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम कास्कर को अरुण गवली नाम की एक गैंग के शूटर्स ने मार दिया था। बदले में दाऊद गैंग के छोटा राजन, छोटा शकील, सुभाष सिंह ठाकुर और अन्य लोगों ने 22 सितंबर 1992 के दिन जेजे हॉस्पिटल में अरुण गवली गैंग के शूटर्स शैलेश हालदनकर और विपिन की हत्या कर दी। इस शूटआउट में मुंबई पुलिस के भी 2 सिपाही मारे गए। इस केस की जब जांच हुई तो ब्रजभूषण सिंह और उत्तर प्रदेश पुलिस के एक इंस्पेक्टर वीरेंद्र राय पर आरोप लगा कि डॉन दाऊद इब्राहिम के शूटर्स को ठहरने का इंतजाम इन दोनों लोगों ने ही किया था। दाऊद के आतंकियों का साथ देने के कारण ही ब्रजभूषण पर टाड़ा एक्ट लगा, लेकिन इन सब के बावजूद ब्रजभूषण 4 साल तक बचे रहे। इन्हीं 4 सालों के बीच में साल 1993 में ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक और कांड को अंजाम दे दिया। इस कांड का नाम था बल्लीपुर कांड। दरअसल गोंडा का ही एक क्षेत्र है डुमरियाडीह, यहाँ एक मीटिंग हो रही थी। यहीं पर ब्रजभूषण सिंह के साथ कुछ लोगों ने अभद्रता कर दी। माना जाता है कि ये लोग पंडित सिंह के आदमी थे, वही पंडित सिंह जिसके भाई रविंदर सिंह से कभी ब्रजभूषण सिंह की दोस्ती हुआ करती थी। पंडित सिंह गोंडा जिले के बल्लीपुर के रहने वाले थे। बल्लीपुर गांव के बाहर ही पंडित सिंह का घर था। पंडित सिंह अपने घर के बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। अचानक गोली चलती है। इस गोलीबारी से पंडित सिंह बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इस गोलीबारी का आरोप लगा ब्रजभूषण सिंह पर। जब मुलायम सिंह को इस घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने एक हेलीकॉप्टर भेजा और एयरलिफ्ट करके पंडित सिंह को लखनऊ इलाज के लिए भिजवाया। पंडित सिंह के 2 भाई महेश सिंह और नरेंद्र सिंह अभी भी हैं। नरेंद्र सिंह ने इस मामले में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ गवाही दी, लेकिन सबूतों के अभाव में दिल्ली के एक एडिशनल सेशंस जज ने इस केस से ब्रजभूषण सिंह को बरी कर दिया। पहले दाऊद से संबंध, फिर पंडित सिंह पर हमले के आरोप ने ब्रजभूषण सिंह को बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन कानून का हाथ अब ब्रजभूषण शरण के गलेबान तक पहुंच चुका था। दाऊद को मदद पहुंचाने वाले मामले में 3 साल के बाद यानी साल 1996 में ब्रजभूषण को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। इसी साल लोकसभा चुनाव होने थे, लेकिन क्योंकि ब्रजभूषण टाड़ा में दोषी थे इसलिए उन्हें टिकट नहीं मिल सकती थी, लेकिन बाहुबली छवि के कारण उनका रसूख जिंदा था और इसी का फायदा उठाते हुए भाजपा ने ब्रजभूषण की पत्नी केतकी देवी को गोंडा से मैदान में उतार दिया। इस चुनाव में केतकी ने कांग्रेस के आनंद सिंह को 80,000 वोटों के बड़े अंतर से हराकर सबको चौंका दिया। यहां से भाजपा को अंदाजा हो चुका था कि पार्टी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी की सीट यानी कि बलरामपुर लोकसभा सीट को अगर वापस लाना है तो ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल से बाहर लाना पड़ेगा। यहां आपको बताते चलें कि 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार यूपी के बलरामपुर से ही सांसद चुने गए थे। इधर साल 1996 के लोकसभा चुनाव के वक्त ब्रजभूषण सिंह जेल में थे। दूसरी तरफ उनकी पत्नी गोंडा जिले से चुनाव जीत जाती हैं। तीसरी तरफ इस लोकसभा चुनाव में भाजपा की तकदीर बदल गई। भाजपा 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है, वहीं कांग्रेस को मात्र 140 सीटें मिल सकीं, लेकिन कोई भी पार्टी बहुमत के आसपास भी नहीं थी। किसी भी तरह 16 मई 1996 के दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। हालांकि उनकी सरकार मात्र 16 दिन ही चल सकी। 1 जून 1996 के दिन ही वाजपेयी को लोकसभा में बहुमत साबित न कर पाने के कारण इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन अपने इस्तीफे से पहले ही वाजपेयी ने 30 मई 1996 के दिन ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम
तिहाड़ जेल में ही एक पत्र भेज दिया और आश्वस्त किया कि वे जल्द उन्हें रिहा कराने की कोशिश करेंगे। हालांकि एक दिन बाद ही वाजपेयी की सरकार गिर गई। वाजपेयी के बाद जनता दल के नेता एचडी देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन देवेगौड़ा की सरकार भी मात्र 324 दिन तक ही चल सकी। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल भारत के नए प्रधानमंत्री बने, लेकिन गुजराल के नेतृत्व वाली जनता दल की ये सरकार भी मात्र 332 दिन तक ही चल सकी। अंत में राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने दोबारा से लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा कर दी ताकि देश में एक स्थायी सरकार बन सके। साल 1998 में हुए लोकसभा चुनाव भी साल 1996 के लोकसभा चुनावों की तरह ही साबित हुए। इन चुनावों में भी किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इस चुनाव में भाजपा का ग्राफ 161 लोकसभा सीटों से उठकर 182 सीटों पर पहुंच जाता है। वहीं कांग्रेस को पहले की तरह ही सीट मिली। पहले 140 सीटें मिली थी, इस बार 141 सीटें मिली। किसी भी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिल सकी कि सरकार बना सके, लेकिन किसी भी तरह गुणा गणित करके 19 मार्च 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने में सफल रहे। हालांकि इस बार भी वे मात्र 13 महीने ही सरकार चला सके, लेकिन ये 13 महीने ब्रजभूषण सिंह के लिए अमृत की तरह साबित हुए। टाड़ा कानून के तहत बंद ब्रजभूषण को वाजपेयी की सरकार ने तिहाड़ जेल से रिहा करा दिया। चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, इसलिए सीबीआई ने भी अपनी जांच में ब्रजभूषण सिंह को क्लीन चिट दे दी। इसलिए ब्रजभूषण सिंह कोर्ट से भी बाइज्जत रिहा कर दिए जाते हैं। वाजपेयी माफिया ब्रजभूषण का उपयोग बलरामपुर सीट को जीतने के लिए करना चाहते थे। इसका कारण ये था कि इस सीट को पिछले 2 बार से समाजवादी पार्टी जीतती आ रही थी और भाजपा को ये सीट किसी भी हालत में जीतनी थी। इसलिए ब्रजभूषण सिंह को तिहाड़ से जेल रिहा करवाया गया, बल्कि उन पर आतंकवाद के आरोप थे। चूंकि साल 1998 के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, इसलिए 13 महीने के बाद वाजपेयी की सरकार गिरने के बाद साल 1999 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ब्रजभूषण शरण सिंह को बलरामपुर से प्रत्याशी बना देती है। इस चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह ने 2 बार से बलरामपुर सीट से जीतते आ रहे सपा के बाहुबली नेता रिजवान अहीर को पटकनी देकर अपना लोहा मनवा लिया। इसी बीच साल 2004 में मायावती ने गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण नगर रखने की घोषणा कर दी, लेकिन ब्रजभूषण ने भारी जनसैलाब के बीच उनका विरोध किया। तत्काल उसी सभा में मुख्यमंत्री मायावती से अपना विरोध दर्ज कराते हुए ब्रजभूषण सिंह ने एक जन आंदोलन तैयार कर लिया। ये मामला उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंचा। तब ब्रजभूषण सिंह की अपील पर प्रधानमंत्री अटल ने मायावती को घोषणा वापस लेने के लिए कहा। आखिरकार ब्रजभूषण सिंह के आंदोलन के दबाव में गोंडा का नाम नहीं बदला गया। इस बीच साल 2004 में एक बार फिर लोकसभा चुनावों का ऐलान कर दिया गया। इस बार भाजपा ने गोंडा लोकसभा सीट से पूर्व मंत्री रहे घनश्याम शुक्ला को टिकट दे दी और ब्रजभूषण सिंह को बलरामपुर सीट से उतारा, जबकि ब्रजभूषण सिंह की नज़र गोंडा लोकसभा पर थी, जो कि उनका गृह जिला था। इस चुनाव में भी ब्रजभूषण सिंह की करीब 52,000 वोटों से जीत दर्ज हुई, लेकिन वोटिंग से एक दिन पहले ही 26 अप्रैल 2004 के दिन घनश्याम शुक्ला की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। घनश्याम शुक्ला की पत्नी नंदिता शुक्ला ने उस वक्त के प्रधानमंत्री वाजपेयी को पत्र लिखकर कहा कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक हत्या है, इसलिए इस हत्या की जांच होनी चाहिए। घनश्याम शुक्ला की मौत का मामला ही बाद में भाजपा और ब्रजभूषण के बीच टकराव का मामला बनता है। स्क्रोल वेबसाइट को दिए एक इंटरव्यू में खुद ब्रजभूषण सिंह कहते हैं कि मेरे विरोधी ये अफवाह फैलाते हैं कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था। खुद अटल जी ने मुझसे कहा था कि मरवा दिया। मतलब कि वाजपेयी ने भी ब्रजभूषण पर ही घनश्याम शुक्ला की मौत के लिए उसे ही जिम्मेदार माना था। स्क्रोल वेबसाइट से बात करते हुए ब्रजभूषण सिंह आगे कहते हैं कि उसी दिन से मेरे और भाजपा के बीच मतभेद शुरू हो गए। घनश्याम शुक्ला की मौत के बाद भी ब्रजभूषण सिंह भाजपा में बने रहे। इस वक्त भाजपा विपक्ष में थी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार चला रही थी। इसी बीच कुछ वामपंथी पार्टियों ने भारत और अमेरिका के बीच हो रही न्यूक्लियर डील का विरोध करते हुए कांग्रेस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। अब मनमोहन सरकार को लोकसभा में यह दिखाना था कि उसके पास कितने सांसदों का समर्थन है, कितनों का नहीं है। इसलिए कांग्रेस को एक एक सांसद के वोट की जरूरत थी। भाजपा सांसद होने के नाते ब्रजभूषण सिंह को मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ वोट करनी थी, लेकिन ब्रजभूषण सिंह ने ऐसा नहीं किया बल्कि क्रॉस वोटिंग कर दी, यानी मनमोहन सिंह की सरकार के समर्थन में वोट कर दिया। इस कारण भाजपा ने ऐसे ही अन्य 7 और सांसदों के साथ ब्रजभूषण सिंह को पार्टी से निकाल दिया। भाजपा छोड़ने के बाद ब्रजभूषण सिंह ने जुलाई 2008 में ही समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अगले साल 2009 में फिर लोकसभा चुनाव होते हैं। इन लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने ब्रजभूषण सिंह को गोंडा जिले की बगल वाली कैसरगंज लोकसभा सीट से टिकट दे दी।
ब्रजभूषण सिंह की पार्टी भले ही बदल गई थी, लेकिन ब्रजभूषण सिंह का सियासी कद और बाहुबल का असर कम नहीं हुआ था। इस चुनाव में भी ब्रजभूषण सिंह ने 63,000 वोटों से जीत दर्ज कराई। एक बार फिर इसके साथ वे संसद पहुंच जाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ ही ब्रजभूषण के वैचारिक मतभेद भी जल्दी ही शुरू हो जाते हैं। इस कारण साल 2014 के लोकसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले ही ब्रजभूषण मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का साथ छोड़कर दोबारा से भाजपा में शामिल हो जाते हैं। जब 2014 के लोकसभा चुनाव आए तब चारों ओर मोदी लहर थी, इसी की चर्चा थी। ऐसे में सपा ने कैसरगंज लोकसभा सीट पर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह को चुनाव लड़ाया। चुनाव परिणाम वाले दिन ऐसा भी वक्त आया जब पंडित सिंह ने ब्रजभूषण सिंह पर शुरुआती दौर की काउंटिंग में बढ़त बना ली। कहते हैं कि उनके समर्थक लड्डू भी बनवाने लगे थे बांटने के लिए। पंडित को 3 लाख से ज्यादा वोट हासिल हुए, लेकिन वो ब्रजभूषण शरण सिंह को हरा नहीं पाए। इस चुनाव में भी ब्रजभूषण सिंह करीब 78,000 वोटों से चुनाव जीत गए। इसके बाद 5 साल बाद फिर 2019 के लोकसभा चुनाव होते हैं। यहाँ भी ब्रजभूषण शरण सिंह को भाजपा टिकट देती है कैसरगंज की सीट से। यहाँ पर एक बार फिर 2,62,000 वोटों से ब्रजभूषण सिंह चुनाव जीत जाते हैं। इस तरह साल 2023 तक ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार कुल 6 बार सांसद बन चुके हैं। लेकिन इस संसदीय सफर के साथ साथ ब्रजभूषण का कारवा कुश्ती संघ के साथ भी चलता रहा, जिसके वो वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बात है साल 2011 की। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे सत्ताधारी पार्टी के यानी कि कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा। इसी साल कुश्ती महासंघ के चुनाव हुए। इस चुनाव में ब्रजभूषण सिंह दीपेंद्र हुड्डा के सामने खड़े हो जाते। इस चुनाव में भी ब्रजभूषण सिंह ने जीत हासिल कर ली। कुश्ती महासंघ के इस चुनाव के समय दिल्ली में काफी मारपीट हुई। तब कांग्रेस की सरकार थी। बावजूद इसके ब्रजभूषण ने अपने बाहुबल के दम पर दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव हरा दिया। इसके बाद से अब तक ब्रजभूषण सिंह लगातार 3 बार से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। इसी अध्यक्ष पद पर रहते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह खूब विवादों में भी घिरे रहे। जैसे दिसंबर 2021 में रांची के खेल गांव में शहीद गणपत राय इंडोर स्टेडियम में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी। यहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह भी मौजूद थे। यूपी का रहने वाला एक युवा पहलवान इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जाता है, लेकिन उसकी उम्र 15 साल से ज़्यादा होने की वजह से तकनीकी कारणों से उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इस प्रतियोगिता के पहले दिन जब कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह स्टेज पर मौजूद थे तो ये खिलाड़ी स्टेज पर चढ़ गया और वो रिंग में उतरने की मांग करने लगा। पहलवान ने जब बार बार अपनी बात कहनी चाहिए तो भाजपा सांसद अपना आपा खो बैठे और स्टेज पर ही पहलवान को दनादन थप्पड़ जड़ दिए। कुश्ती संघ के दूसरे सदस्यों ने जब ये देखा तो तत्काल उस खिलाड़ी को स्टेज से दूर ले गए और सांसद जी को शांत कर बिठाया। इस घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ, जिसके बाद पूरे देश के खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण शरण सिंह से माफ़ी की मांग भी की। हालांकि तब भी उनके रुतबे ने उन्हें झुकने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन इस बार ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जिस मामले में आवाज़ उठाई जा रही है वो बेहद संगीन है, यानी मामला यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाते हुए कुछ पहलवान खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण शरण के इस्तीफे की मांग की। इसी कड़ी में 18 जनवरी 2023 के दिन महिला पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि कोच महिलाओं को परेशान कर रहे हैं और फेडरेशन के कुछ चहेते कोच तो महिला कोचों के साथ भी अभद्रता करते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ने भी कई लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न किया है। वे हमारी निजी जिंदगी में दखल देते हैं। एक ऐसा भी दौर आया था जब इतना मेंटल टॉर्चर हुआ कि मैं खुदकुशी करने के लिए सोच रही थी। इस बयान के अगले दिन यानी 19 जनवरी को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रेसलर्स के साथ बातचीत की। उन्हें ब्रजभूषण के जवाब का इंतजार करने के लिए कहा जाता है। 21 जनवरी 2023 के दिन भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने एक जांच कमेटी बना दी। इसी दिन अनुराग ठाकुर ने रेसलर्स के साथ एक लंबी मीटिंग की और इस तरह पहलवानों का ये पहला धरना समाप्त हो जाता है। लेकिन इन 3 महीनों में इस जांच कमेटी का कुछ भी ठोस काम सामने नहीं आया। ये बस एक खाना पूर्ति साबित हुई। इस कारण 21 अप्रैल 2023 के दिन ये महिला पहलवान कनॉट प्लेस थाने में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायत करने के लिए पहुंचती हैं, लेकिन पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। इसके बाद 23 अप्रैल 2023 के दिन विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने जंतर मंतर पर फिर से धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। साथ ही आरोप लगाया कि 3 महीने बीत गए लेकिन कोई हल नहीं निकला, कोई न्याय नहीं मिला। महिला पहलवान अपने और अपने साथियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत को लेकर धरना देती रहीं। चारों तरफ एक ही सवाल उठता रहा कि आखिर क्या कारण है कि ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी तो छोड़िए,
एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही। अंततः सरकार को महिला पहलवानों को मिल रही सहानुभूति और जन समर्थन के दबाव में झुकना पड़ता है और 28 अप्रैल के दिन दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की। एक एफआईआर में उनके खिलाफ पॉक्सो कानून भी लगाया जाता है, जो केस नाबालिग लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोपों में लगाया जाता है। पोस्को लगने के बाद आमतौर पर आरोपी को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन इस एफआईआर के बावजूद ब्रजभूषण सिंह को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, सिर्फ एफआईआर कर ली। रेसलर्स का कहना है कि जब तक ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक प्रोटेस्ट खत्म नहीं की जाएगी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ब्रजभूषण सिंह में ऐसा क्या है कि उन पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगने के बाद भी भाजपा सरकार उन्हें खुलेआम बचा रही है और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसका जवाब आपको ऊपर की कहानी में पता चल चुका होगा। इसका सीधा सा जवाब है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का हिंदुत्ववादी रसूख और पूर्वांचल में राजपूत वोटों पर जबरदस्त पकड़ है। ब्रजभूषण न केवल सिर्फ गोंडा जिले में बल्कि अयोध्या, श्रावस्ती जिले में, बाराबंकी में, इन सभी इलाकों में, इन सभी लोकसभा सीटों में अपना दबदबा रखते हैं। क्षेत्रीय दबदबे के चलते ब्रजभूषण राजनीतिक तौर पर काफ़ी मजबूत हैं। स्थानीय भाजपा के कुछ लोग कहते हैं कि ब्रजभूषण की चुनावी मशीनरी लगभग पूरी तरह से पार्टी से स्वतंत्र इस सेटअप के जरिए चलाई जाती है, जिससे लगता है कि ब्रजभूषण को जितनी पार्टी की ज़रूरत है उतनी ही भारतीय जनता पार्टी को भी ब्रजभूषण की ज़रूरत है। लेकिन एक सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है कि आखिर नरेंद्र मोदी जो इन्हीं पहलवानों के मेडल जीतने पर उनको कॉल करते हैं, वीडियो बनवाते हैं, फोटो डालते हैं, अपना प्रचार करते हैं, वे दिल्ली में उनकी नाक के नीचे हो रहे महिला पहलवानों के इस आंदोलन पर चुप क्यों रहते हैं? बात ब्रजभूषण की नहीं है, बात यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों की है और उसकी कानूनी प्रक्रिया की है। क्या लोकसभा चुनावों में ब्रजभूषण शरण सिंह का लाभ लेने के लिए ही भाजपा सरकार यौन उत्पीड़न तक के आरोपों को पचाने के लिए तैयार है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल वो सरकार जो बाहुबली अतीक अहमद को लेकर जिस तरह का रुख रखती है, वो अपनी पार्टी के बाहुबलियों का बचाव कैसे कर रही है? वो अपनी पार्टी के ब्रजभूषण सिंह का जिस पर करीब 40 केस हैं, जिस पर 40 क्रिमिनल केस हैं, उसे क्यों बचा रही है? इन तमाम सवालों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहरहाल ये कहानी थी ब्रजभूषण सिंह की, उसके वर्चस्व की। ये कहानी थी भाजपा की असली सच्चाई की। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। फिर कोई नई कहानी लेकर लौटूंगा, जल्द लौटूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।